उपस्थित सर्व मान्यवरांचे, सर्व आमंत्रितांचे केशवसृष्टी पुरस्कार समितीतर्फे मी मनपूर्वक स्वागत करते, वंदन करते. केशवसृष्टीचा 40 वर्षाचा इतिहास आणि नोंदणीचे 25 वर्ष असा एकत्रित कार्यक्रम आपण थोड्याच वेळापूर्वी बघितला. या कार्यक्रमामध्ये केशवसृष्टी पुरस्काराचा सुद्धा उल्लेख होता आणि आज केशवसृष्टी 40 वर्षाचा इतिहास आणि केशवसृष्टी पुरस्कार हे केशवसृष्टीच्याच प्रांगणात आणि या सात्विक मंचावर होत आहे. हा दुग्ध शर्करा योग आहे आणि त्याचा आम्हा केशवसृष्टी पुरस्कार समिती सदस्यांना खूप खूप आनंद आहे. आज 2 ऑक्टोबर आपल्या स्वतंत्र भारताचे माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रीजी आणि महात्मा गांधीजी यांची जयंती. त्या निमित्ताने रामरत्न विद्या मंदिरचे विद्यार्थ्यांनी एक छोटासा कार्यक्रम प्रस्तुत करत आहे. त्यामुळे त्यांना मी विनंती करते की कार्यक्रमाचं सादरीकरण करावं. रामरत्नाचे विद्यार्थी. 1 2 3 म्युझिक.
अरे चुप। सीरियस सीरियस सीरियस। देखो 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 कितनी सारी ऑडियंस और तुम मजाक सो जाए। सोचो 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 सोचो। हाँ हाँ नहीं 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 सोचो 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 सोचो। हाँ नहीं 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 सोचो 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 सोचो। हाँ हाँ नहीं 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 हाँ नहीं 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 हाँ नहीं 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 नहीं। अरे हाँ हाँ तो हाँ हमको क्या। आज क्या है? 2 अक्टूबर। और क्या है? आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। और क्या है? लालबहादुर शास्त्री जी की जयंती। तो क्यों ना उसी पर स्किट करें। चलेगा जिंदरे ना जिरे नाना जिंदरे नाना जिंदरे ना जिरे जिंदरे नाना। आज विज्ञान की वजह से हमने बहुत प्रगति कर ली है। न्यूक्लियर पावर का निर्माण किया, मगर विज्ञान का उपयोग मानवता के लिए होना बहुत जरूरी है। तभी सही मायने में विश्व में शांति प्रस्थापित होगी। अगर हमारे देश पर कोई बुरी नजर डाले तो हमें उसे वहीं रोकना चाहिए। इसलिए आज मैं 3 नारे लगाता हूँ। जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान। जय किसान जय किसान जय किसान जय किसान। जय हिंद जय हिंद। लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी के पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और उनकी माता जी का नाम राम दुलारी था। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री का वादन किया। 1964 में शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। 9 जून 1964 में शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। उनके पत्नी का नाम ललिता था। वे असहयोग आंदोलन के दिन गांधी जी के साथ जेल में गए थे। उस रात जब भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था, तब महात्मा गांधी जी ने नारा लगाया, करो या मरो। करो या मरो करो या मरो। इससे अंग्रेजों ने आवाम का डर समझ लिया। इसलिए अत्याचार को रोकना बहुत जरूरी था। इसलिए शास्त्री जी ने नया नारा लगाया, मरो या मारो मरो या मारो मरो या मारो। कांधे पे सूरज टिका के चला, हाथों में भर के चला बिछ गया। कांधे पे सूरज टिका के चला, हाथों में भर के चला बिछ गया। तूफान ही सोचे जिंदगी भी कैसे, ऐसा जनों है किसी ने कहा। बहता चला तू उड़ता चला तू, जैसे उड़े हुए दरख्त का पिया। बहता चला तू उड़ता
सकते हैं, हाँ लगा सकते हो। शास्त्री जी, ट्रेन के डिब्बे में बहुत गर्मी हो रही है, क्या मैं वहाँ एक कूलर लगा दूँ? क्या आप पूरी ट्रेन में कूलर लगवाने वाले हो? नहीं, मैं तो वैसा नहीं कर सकता। जैसे आम आदमी सफर करता है, मैं भी वैसे ही सफर करूंगा। जी, पिताजी, पुरानी अलमारी में ये दो फटे हुए टूटे हुए, क्या करूँ? फेंक दूँ? नहीं बेटा, माँ को बोलकर इसके रुमाल बनवा लो। ठीक है। माँ, ओ माँ। पिताजी, आज मैं अपनी नौकरी का अर्जी देने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, मगर उनको मेरा नाम मत बताना, अपने दम पर नौकरी पाना। जी पिताजी। अरे शास्त्री जी, आप इतनी रात को यहाँ पे? हाँ, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे पंडित जी से मिलना है। ठीक है, आप बैठिए, मैं उन्हें जगाता हूँ। इतने बड़े नेता, फिर भी अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं। धन्य हो इनकी ईमानदारी का, धन्य हो। जनवरी 1967 में ताशकंद में शास्त्री जी की संदेहजनक मृत्यु हो गई। उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी थे जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में उन्होंने एक बात कही थी, मेहनत प्रार्थना के समान है। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सुरू आहे आणि त्या धर्तीवर आपल्या या छोट्या छोट्या राष्ट्रवीरांनी खूप छान प्रस्तुती केली. अभिनंदन. काही गोष्टींचा इतिहास हे फक्त लखलखतं सोनेरी पान नसतं, तर त्यांना आठवणीचा, आनंदाचा सुगंधी दरवळ असतो. आणि केशवसृष्टीचा इतिहास हा असंच एक पान होतं. केशवसृष्टीच्या इतिहासामध्ये आत्ताच आपण काही वेळापूर्वी एक छोटी व्हिडिओ क्लिप बघितली. त्यात पुरस्काराच्या 12 वर्षाचा आढावा आपण घेतला. खूपच कमी वेळात एक वेगळी गरिमा, एक वेगळं वलय प्राप्त झालेला असा हा पुरस्कार ठरत आहे. आणि त्याच्याबद्दल थोडं विस्तृत जाणून घेण्यासाठी एक व्हिडिओ क्लिप आपण आता इथे सादर करत आहोत. केशव सृष्टि पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 2010 में किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में सेवा कार्य करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना था। इस पुरस्कार के अंतर्गत
पुरस्कृत संस्था को 1 लाख रुपए की धनराशि, मानपत्र एवं सम्मान चिन्ह प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता का चयन करते समय विभिन्न बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि कार्य का स्वरूप सामाजिक हो, राष्ट्रीय धारा से जुड़ा हो, व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष या उससे कम हो, संस्था रजिस्टर्ड हो या कम से कम 5 वर्ष से कार्य कर रही हो, कार्य का उपयोग बहुजन हिताय हो, दीर्घ कालावधि तक परिणामकारक हो एवं सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये कि अन्य युवा वर्ग के लिए प्रेरणादायक भी हो। प्रथम केशव सृष्टि पुरस्कार सन 2010 में संयुक्त रूप से 2 महानुभावों को प्रदान किया गया, जिसमें प्रथम नाम श्री गजानन डांगे एवं उनकी संस्था दोपरहेर युवा सेवा समिति नंदूरबार से था। उन्होंने किसानों के आत्मसम्मान को जागृत कर उनमें कृषि उद्योग जागृति निर्माण करने का सराहनीय कार्य किया। द्वितीय नाम श्री विजय माधव एवं संतोल फाउंडेशन का था, जिन्होंने अल्पायु में ही घर से भागकर रेलवे स्टेशन पर बदहाल जिंदगी गुजारने वाले बच्चों का पुनर्वसन करने का अद्वितीय कार्य किया। द्वितीय केशव सृष्टि पुरस्कार सन 2011 में श्री नरसिंह झरे को प्रदान किया गया। इन्होंने अति दुर्लक्षित गोविंद गोपाल समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है। तृतीय केशव सृष्टि पुरस्कार श्री सारंग गोसावी और उनकी संस्था असीम फाउंडेशन को सन 2012 में प्रदान किया गया, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को कंप्यूटर शिक्षण और बेकरी का प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को उर्वरित भारत से जोड़ने का कार्य भी करते हैं, जिससे उनमें राष्ट्र भावना के निर्माण का कार्य होता है। चतुर्थ केशव सृष्टि पुरस्कार प्राध्यापिका श्रीमती संध्या चौगुले एवं उनकी संस्था हीरवाई सोशल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रदान किया गया, जिन्हें प्यार से झाड़ वाली बाई बुलाते हैं। इसमें उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा, संवर्धन और महिला सशक्तिकरण का उल्लेखनीय कार्य किया। पंचम केशव सृष्टि पुरस्कार डॉक्टर प्रतिभा ताई अठावले को प्रदान किया गया, जिसमें उन्होंने सेवा भारती के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के निवासियों के लिए दंत चिकित्सा के लिए कई प्रकल्प किए और वहां के लोगों की लगातार सेवा कर रही है। छठवां केशव सृष्टि पुरस्कार श्री निवेंद्र थत्ते और उनकी संस्था वयम को प्रदान किया गया। वयम के माध्यम से वनवासी क्षेत्र में वनवासी बंधुओं को वन, जमीन, राशन, सरकारी योजना इन सब का कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण देना एवं उन्हें उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्य करना है। सातवां केशव सृष्टि पुरस्कार सन 2016 श्री विजय शेर एवं उनकी संस्था सुराज्य सर्वांगीण विकास प्रकल्प पुणे को प्रदान किया गया। इस संस्था के माध्यम से पुणे में जहां 32% आबादी स्लम्स में रहती है, ऐसी सेवा बस में शिक्षण संस्कार, बचत गट, आरोग्य शेर और एम-बुक के माध्यम से सेवा कार्य के उल्लेखनीय कार्य कर रही है। आठवां केशव सृष्टि पुरस्कार श्री सागर रेड्डी और उनकी संस्था एकता निराधार संघ को प्रदान किया गया। श्री सागर रेड्डी जी स्वयं बचपन से अनाथ आश्रम में रहे और वहां से निकलने के बाद जो भी कठिनाइयां मिली उनसे प्रेरित होकर ये सेवा कार्य प्रारंभ किया। ये संस्था अनाथ बच्चों के सर्वांगीण उत्थान के लिए कार्य करती है। नौवां केशव सृष्टि पुरस्कार श्री प्रमोद गायकवाड़ और उनकी संस्था सोशल नेटवर्किंग फोरम नासिक को प्रदान किया गया। व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया का अच्छे काम के लिए उपयोग करके करीबन 100 से ऊपर सदस्यों का मीडिया ग्रुप बनाकर जमा किए निधि का उपयोग वहां के पहाड़ी इलाकों में पाइपलाइन डालकर गांव टंकर मुक्त कराने के लिए किया गया। इसके अलावा अनाथालय, वृद्धाश्रम को मदद करना, वनवासी विद्यार्थियों के लिए स्कूल में डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था, कंप्यूटर कक्ष, विद्यार्थियों का आरोग्य, पोषक आहार, कितना ही नहीं शहीद जवानों के परिवारों की सहायता करना, ऐसे सभी स्तर पर प्रमोद जी की टीम काम कर रही है। 10वां केशव सृष्टि पुरस्कार श्री राहुल देशमुख और उनकी संस्था नेशनल एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ फिजिकली चैलेंज पुणे को प्रदान किया गया।
राहुल खुद अंधे होके भी अपने जैसे हजारों अंधे भाई बहन के जीवन में प्रकाश लाने का अतुलनीय कार्य करते आए हैं। खुद का जीवन अंधेरा और संघर्ष से भरा होते हुए भी अच्छी शिक्षा लेकर नौकरी संभालकर आज हजारों विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी का पहला सफल उपयोग की स्थापना उन्होंने की। बैरियर 3 सर्व सुविधा से समृद्ध निवास व्यवस्था के साथ पहला रिक्रिएशन सेंटर शुरू किया। 11वां केशव सृष्टि पुरस्कार कोरोना काल में काम करने वाले अनेक कोरोना योद्धाओं को दिया गया। उसमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, पुलिस, सफाई कामगार, बीएमसी कर्मचारी, अनाज, दूध वितरण करने वाली संस्था, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले योद्धाओं को दिया गया। 12वां केशव सृष्टि पुरस्कार श्रीमती मीनाक्षी निकम और उनकी संस्था स्वयं भी 40 गांव को दिया गया। मीनाक्षी निकम खुद बचपन से अपाहिज होकर भी अपने जैसी अन्य बहनों को आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर स्वस्थ बनाने का काम करती है। अपनी जैसी पीड़ा और संघर्ष किसी और अपाहिज बहन के जीवन में न आए, इसलिए उनको टेलरिंग का काम सिखाकर उनसे काम या यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म के ऑर्डर्स पूरे कराने का काम करती है, जिसमें सभी को अच्छा वेतन मिलता है। आज हम 13वां केशव सृष्टि पुरस्कार प्रदान करने जा रहे हैं श्रीमती सुचिता बंसोड़, जिनकी संस्था का नाम है एक लीला मल्टीपर्पज फाउंडेशन अकोला। सुचिता जी कर्मवीर निखिलेश इमाम है, जिसने बड़ा संघर्ष झेलकर अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देकर उसे अपने पांव पर खड़ा करके कर्तव्यवान बनाया है। निखिलेश जैसे हजारों कर्मवीर लड़के लड़कियों की वो आज मां बनी है और उनके लिए अपने ही घर में उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा देकर नॉर्मल स्कूल में भर्ती कराने का काम करती है। आइए देखते हैं सुचिता जी का क्रांतिकारी काम। आपल्या जवळच्या व्यक्तीवर ओढावलेला एखादा प्रसंग एक नवीन कार्याला जन्म देतो. अंत असती आरंभा, तेथूनच नवीन सुरुवात होते. नवरात्रीचं पावन पर्व सुरू आहे, सर्वत्र ऊर्जेचा संचार आहे आणि आपण म्हणतो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता. तर आपल्या मुलांना सहानुभूती नाही तर सामर्थ्य देणाऱ्या आणि आपल्यासारख्या अनेक मुलांना मायेची सावली देणाऱ्या सुचिताताई बनसोड या आधुनिक युगातील आदिमाताच आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. त्यामुळे अशा या माऊलीला नमोस्तुते 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 नमो नमः. आता कार्यक्रमाच्या म्हणजे मूळ कार्यक्रमाला सुरुवात करताना मी सर्वप्रथम मंचावर आमंत्रित करते आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहसर कार्यवाह श्री अरुण कुमारजी यांना की त्यांनी मंचावर यावं. समितीच्या अध्यक्षा रश्मीताई भातखळकर आणि आजच्या कार्यक्रमाच्या उत्सवमूर्ती श्रीमती सुचिताताई बनसोड आणि श्री श्रीकांत बनसोड यांना सुद्धा मी विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं. सर्वप्रथम मी आदरणीय सुरेश बगेरेजींना विनंती करते की पुष्पगुच्छ देऊन आजच्या प्रमुख अतिथींचं त्यांनी स्वागत करावं. सुरेशजी मुंबई महानगराचे संघ संचालक आहेत. त्याचबरोबर मी विनंती करते सुरेशजींना अरुणजींना की त्यांनी आजच्या मानकऱ्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. मी रश्मीताईंना विनंती करते की श्रीकांतजींचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांनी स्वागत करावं. खूप खूप धन्यवाद रश्मीताई, सुरेशजी. रश्मीताईंना मी विनंती करते की सुरेशजींचं त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद. भरगच्च असा मंच आणि तेवढेच जाणकार सुज्ञ असे श्रोतागण असं एकंदरीत आजच्या कार्यक्रमाचं स्वरूप आहे. यापुढे केशवसृष्टी पुरस्काराच्या अध्यक्षा
श्रीमती रश्मिताई भातकर यांना मी विनंती करते की त्यांनी कार्यक्रमाची प्रस्तावना करावी. रश्मिताई. नमस्कार. मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसहकार्यवाह श्री अरुण कुमारजी, त्यांना आज डबल ड्युटी लागली. आधीच्या कार्यक्रमामध्ये पण त्यांना जसं बोलवलं होतं, हे जेव्हा कळलं तेव्हा आम्ही लगेच त्यांना पण बुक करून त्यांनाच आम्ही बुक करून टाकलं. त्यामुळे आज त्यांच्यावर डबल ड्युटी लागलेली आहे. आपले सर्वांचे लाडके केशवसृष्टीचे हितचिंतक आणि मुंबई महानगरचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संघचालक श्री सुरेशजी भंडेरियाजी, त्याच्यानंतर आजच्या गौरवमूर्ती सुचिताताई आणि सावलीसारखे सोबत करणारे त्यांचे यजमान श्री श्रीकांतजी बनसोड. आणि केशवसृष्टी जरा लांब आहे मुंबईपासून, तर इतक्या दूरवर आपण सगळे उपस्थित राहिलात असा आपला उपस्थित गण. सकाळच्या कार्यक्रमापासून आपण इथे आहात. केशवसृष्टीला 40 वर्ष पूर्ण झाली म्हणून जो एक खास कार्यक्रम इथे संपन्न होत आहे, त्या कार्यक्रमाला लागून केशवसृष्टी पुरस्काराचा कार्यक्रम जोडून दिला. म्हणजे मला याच्यातून असं सांगावंसं वाटतंय की हा केशवसृष्टी पुरस्काराला मिळालेला पुरस्कार आहे. कारण केशवसृष्टी इतकी मोठी आहे आणि इतक्या संस्था आहेत आणि शेकडो कार्यक्रम वर्षभर होत असतात. मग ते वानप्रस्थाश्रमचे असतील, रामरत्नाचे असतील, रामभाऊ माळवीचे असतील, कृषीचे असतील, महापूजा असतील, अन्य वेगवेगळ्या संस्थांचे कार्यक्रम, शेकडो कार्यक्रम होतात. पण फक्त केशवसृष्टी पुरस्काराचा कार्यक्रम घेण्याची संधी आम्हाला इथे दिली या मोठ्या कार्यक्रमामध्ये, त्याचा आम्हाला मनोमन आनंद आहे. आणि दरवर्षी केशवसृष्टीचा कार्यक्रम म्हणजे पुरस्काराचा कार्यक्रम हा मुंबईमध्ये होत असतो आणि पहिल्यांदा आज केशवसृष्टीच्या प्रांगणात होत आहे, तर हा खरोखर दुग्ध शर्करा योग आहे. आता खरं तर आपण प्रत्यक्ष केशवसृष्टी इथे पाहतच आला. सकाळपासूनच्या सत्रामध्ये आपण सगळा इतिहास, केशवसृष्टीचा इतिहास बघितला, सगळी विकास यात्रा बघितली. त्यामुळे केशवसृष्टीविषयी काय बोलावं असं तर काही मला वाटत नाही. सगळ्यांना व्यवस्थित केशवसृष्टी प्रत्यक्ष डोळ्यांनी दिसलेली आहे. आणि जर अजून कोणी बघायचं राहिलं असेल तर ते कार्यक्रम संपल्यानंतर पण पाहून बघू शकतात. केशवसृष्टी पुरस्काराची फिल्म आपण पाहिली आता. त्यामुळे फिल्ममध्ये बऱ्याच टेक्निकल गोष्टी असतात. म्हणजे केशवसृष्टी पुरस्कार कोणाला दिला जातो, त्याची निवड कशी होते, कसा होतो, स्वरूप कसं असतं, पात्रता काय, अटी काय, या सगळ्या गोष्टींमध्ये पण मला आता काही सांगावंसं नाही आहे. फक्त त्याच्यामध्ये आपण उल्लेख बघितला की केशवसृष्टीची निवड समिती ही फक्त महिलांची आहे. मला थोडंसं त्यामध्ये सांगावंसं होतं की महिला म्हटलं की गॉसिपिंग असतं, पण आमच्या महिलांची जी टीम आहे, 11 जणांची टीम आहे, त्या महिला वेगवेगळ्या क्षेत्रात आहेत. कोणी मीडियामधली आहे, कोणी डॉक्टर आहे, कोणी पोलीस अधिकारी आहे, वकील आहे, त्याच्यानंतर कोणी प्राध्यापिका आहे, सामाजिक क्षेत्रातल्या आहेत, राजकीय क्षेत्रातल्या आहेत. ज्या शुभारंभ आल्या नाहीत त्या माजी महापौर मुंबईच्या, त्यासुद्धा आमच्या निवड समितीच्या ग्रुपमध्ये आहेत. अशा वेगवेगळ्या कर्तृत्ववान महिला एकत्र आलेल्या आहेत. त्यामुळे जरा वेगळ्या लेवलची चर्चा असते, पण ती चर्चा असताना सुद्धा एक संवेदनशीलता जी आहे ती एक ह्या एकत्र ग्रुपमध्ये सगळ्यांमध्ये दिसते. म्हणून मला ते आवर्जून आपल्याला आज सांगावंसं वाटतं की आम्ही केशवसृष्टीच्या पुरस्काराकरता मानकऱ्याची जी निवड करतो, त्या निवडीमध्ये आम्ही अनेक संस्थांना भेटी देतो. एवढ्या वर्षभरामध्ये समजा 7-8 भेटी झाल्या, त्यातली एकच निवड होते, एका संस्थेची निवड होते. पण बाकीच्या ज्या 5-6 संस्था असतात त्यांच्याविषयी सुद्धा आमच्यामध्ये चर्चा होते आणि त्यांना आम्ही पुरस्काराकरता नाही निवडू शकलो तरी पण त्यांना काहीतरी सहकार्य केलं पाहिजे. तर आमच्यातली प्रत्येकजण त्यांना काहीतरी मदत करण्याकरता धडपडत असते आणि वैयक्तिक लेवलवर जाऊन सुद्धा आणि अजून आपल्या सर्कलमध्ये काही त्यांची प्रचार करून त्यांच्याकरता काहीतरी मदत करण्याचा नक्की प्रयत्न करते. ही संवेदनशीलता आम्हाला मिळाली ती केशवसृष्टीच्या आम्ही कार्यकर्ते आहोत म्हणून. कारण गेल्या जवळजवळ 12-13 वर्षापासून आम्ही हा पुरस्काराचा विषय हाताळतो आणि संस्थांना भेटी देतो आणि त्यामुळेच ही संवेदना अधिक
वर्षामध्ये ती दृढ होत गेली. केशवसृष्टीने आम्हाला हे दिले की संवेदनशीलता, आणि ही संवेदनशीलता खूप महत्त्वाची असते. मग ती घेणाऱ्याची असो किंवा देणाऱ्याची असो, म्हणजे पुरस्कार देणाऱ्याची असो. आणि त्यामुळे केशवसृष्टीचा पुरस्कार हा आमच्याकरता जिव्हाळ्याचा विषय झालेला आहे. जिव्हाळ्याचा विषय एवढंच म्हणायचा आहे की एरवी पुरस्काराचं स्वरूप आपल्याला माहिती असते की पुरस्कार दिला की विषय संपला. पण आमच्याकडे पुरस्कार दिल्यानंतर ती प्रत्येक मानकरी हा आमच्या ग्रुपमध्ये जोडला जातो कायमस्वरूपी. आमचा एक ग्रुप आहे, निवड समिती, आणि जे आत्तापर्यंत जे मानकरी झालेले त्यांचा एक ग्रुप आहे की त्यामुळे त्यांची उत्तरोत्तर प्रगती पण कळते, त्यांना येणाऱ्या अडचणी पण आम्हाला रेग्युलर कळत असतात. मग त्या अडचणी सोडवण्याकरता आम्ही पण काही प्रयत्न करत असतो. कोणाला कार्यक्रमाला काही उपस्थिती लावायची असते ती आमच्याकडून आम्ही करून देतो. तर अशा प्रकारचं आज पुरस्कार मिळाला की तो आमचा झाला. तर असा हा परिवार आमचा वर्षानुवर्ष वाढत चाललेला आहे, खूप मोठा होत चाललेला आहे. आणि छान, म्हणजे एकही संस्था आजपर्यंत बंद पडली नाही 10 वर्षांमध्ये. म्हणजे आमची निवड किती योग्य आहे हे आम्हाला आजही कळते, कारण महिला आहोत आम्ही. महिलांना दिलेलं काम सोपंच असणार. आजची पण आपली जी निवड केलेली आहे पुरस्काराची ती पण महिला आहे. आणि नवरात्री आहे आणि मला बरोबर त्या योगायोगाने एक दुर्गा माता सापडल्या. ह्या माता केवळ आपल्या मुलाच्या माता नाही आहेत, तर त्या हजारो कर्णपती मुलांच्या माता आहेत. एक दुर्गा आहे. मला त्यांच्याविषयी आम्ही जेव्हा त्यांना भेटलो तेव्हा मला एकच त्यांच्याविषयी प्रकर्षाने वाटलं की काय संवेदना त्यांच्या असतील, किती म्हणजे त्यांच्याकडून प्रेरणा घेण्यासारखं किती मोठी गोष्ट आहे की आज आपल्या मुलाला मोठं करताना, कर्णबधिर मुलाला त्याला शिक्षण देताना जो त्यांनी संघर्ष झेलला, ज्या वेदना त्यांनी झेलल्या, तो संघर्ष, त्या वेदना माझ्या इतर माता भगिनींना ज्यांची मुलं कर्णबधिर आहेत त्या मातांना येऊ नये. कारण त्या अशिक्षित आहेत, त्या गरीब आहेत, त्या भोळ्या बाबड्या आहेत. तर अशा महिलांना आपण त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे. म्हणून त्यांच्या मुलांकरता शिक्षण व्यवस्था त्यांनी स्वतःच्या घरात सुरू केली. कारण त्यांना बाहेर कुठे जागा नव्हती. त्यांनी स्वतःच्या घरामध्ये एक दोन मुलं कर्णबधिर मुलांना शिक्षण सुरू केलं. आज हजारो मुलं त्यांच्या शाळेतून गेलेली आहेत. एका आम्ही 50 जण तरी कर्णबधिर मुलं त्यांच्याकडे शिक्षण घेत आहेत. आता हे शिक्षण म्हणजे पाठ्यपुस्तकी शिक्षण नाही केवळ, तर त्यांचे उच्चार अधिक चांगले व्हावे. म्हणजे आता कर्णबधिर म्हटलं की मूक असतात, त्यामुळे त्यांचे स्वरयंत्र हे कठीण झालेले असतात. तर त्या स्वरयंत्रांना कठीण म्हणजे ते कमकुवत असल्यामुळे ते ॲक्टिव्ह कसे होतील त्याच्याकरता संस्कृत मंत्र ह्याचे उच्चार त्यांना शिकवणं, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअर्सचा उपयोग करून त्यांचं शिक्षण त्यांना देणं, त्यांचं स्क्रीनिंग, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी आपण त्यांच्याकडे म्हणजे प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धत त्यांची कशी आहे ती त्यांच्या मुलामध्ये येईलच. पण हे सगळं झेलत असताना त्यांनी एक मोठं काम या मुलांकरता केलेलं आहे. आणि आज आम्ही त्यांचा म्हणजे गौरव करणार आहोत. मला एकच पुन्हा सांगावं असं वाटते की न बोलणाऱ्या मुलांची हाक त्यांना ऐकायला आली, कारण त्या कर्णबधिर नाहीत. ती हाक आपल्याला पण ऐकू यावी आणि आपणही समाजाकरता काहीतरी सेवा करण्याची संधी घ्यावी, एवढं सांगून मी सुचितांना सांगते की आज केशवसृष्टी तुमचा सत्कार करताना खूप धन्यता मानते. धन्यवाद. समय समय पर सकारात्मक ऊर्जा दी है। हमारी आज की पुरस्कार विजेता श्री सुचिता बंसोड़ जी का मैं परिचय कराना चाहूँगी। सुचिता बंसोड़ जी, आप चठारपेट अकोला महाराष्ट्र से हैं। आपने MSc DMLT तथा BEd विशेष कर्णबधिर यह डिग्री प्राप्त की है। एक जिला मल्टीपर्पज फाउंडेशन की आप संस्थापिका हैं तथा बाल विकास केंद्र बाल विकास विशेष पाठशाला की निर्देशिका हैं। जब अपना 3 महीने का बेटा निखिलेश कर्णबधिर है यह पता चलने पर आपने निश्चय किया मुझे रोने की अनुमति है लेकिन हार मानने की नहीं है
और इसके बाद ही आपका संघर्ष शुरू हो गया। मुंबई में आकर आपने बेटे का कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करवाया, उसे उच्च शिक्षा प्रदान की। आज तरुण निखिलेश एनिमेशन के क्षेत्र में कार्यरत है। बेटे की श्रवण शक्ति नहीं है, इसकी हार ने आपको झुकाया नहीं बल्कि जीत के आत्मविश्वास के शिखर पर उठा दिया। इसके बाद जब आप अकोला वापस गए 8 वर्षों के पश्चात, जब आपने देखा कि वहाँ के जो कर्णबधिर बच्चे हैं उनके माता पिता बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं, तभी आपने निश्चय किया कि मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है, क्योंकि आपके ऊपर जो बीती वो बाकी माताओं को ना बीते, इसके लिए अपने छोटे से घर में 8 कमरों के घर में आपने विशेष पाठशाला शुरू की। वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं कर्णबधिर, उनकी माताओं को भी प्रशिक्षण का कार्य देना आपने शुरू किया। आपके इस महान कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आपको विभिन्न पुरस्कार दिए जा चुके हैं। हमें हमारी क्षमता से जाना जाए, ना कि हमारी विकलांगता से। ऐसी विचारधारा रखने वाली सुचिता बंसोर जी को कोटि कोटि प्रणाम है। हमें जिस समय का इंतजार था वह समय अब आने ही वाला है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक माननीय श्री अरुण कुमार जी उपस्थित हैं। मैं माननीय श्री अरुण कुमार जी से प्रार्थना करूंगी कि वह अपने कर कमलों द्वारा केशव सृष्टि के पुरस्कृत श्रीमती सुचिता बंसोर जी को मानचित्र, मानपत्र और 1 लाख की धनराशि उन्हें गौरवान्वित करें। रश्मि ताई जी से निवेदन करूंगी कि सुचिता ताई को साड़ी देकर उन्हें सम्मानित करें। अपने चयन समिति सभी सदस्यों को विनती करूंगी कि वो मंच पर आने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर अलकाताई मांडवी जी, प्राचार्य साठे कॉलेज विलेपार्ले, हेमा ताई भाटवडेकर, व्यवसायिका फार्मा इंडस्ट्री, वैजयंती ताई आपके सुप्रसिद्ध पत्रकार, टीवी चैनल सह नियंत्रक जी मराठी, सुनैना ताई आटे सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, अमेया जाधव कार्यकारिणी सदस्य केशव सृष्टि, अर्चना वाड़े सदस्य पुरस्कार समिति, धन्यवाद। अनुरोध करूंगी कि ताई आप यहाँ आकर अपना मनोगत व्यक्त करें। सुचिता ताई बंसोर। नमस्कार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या नवरात्राच्या पर्वावर
आज मी इथे सर्वांपुढे उभी आहे आणि हे सर्व श्रेय मी केशव सृष्टी टीमला देते. मंचावर सर्व व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, तसेच व्यासपीठासमोर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. मुकम करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, हे सर्वांना माहीतच असेल, पण फक्त मी एवढंच सांगण्यासाठी की कर्णबधिर मूल म्हटलं की मूकबधिरत्व हे दुहेरी अपंगत्व त्याच्यावर आपोआपच लागलं जातं आणि हीच परिस्थिती आमच्यावर सुद्धा आली, एक वेळी आमच्यावर सुद्धा आली आणि त्यावेळी आम्ही खचून न जाता लहानपणी मी ऐकलेले एक गाणं होतं किंवा आम्ही शिकलेले शाळेत शिकलेलं गाणं होतं, अशक्य हा माझा शब्द न माही दर, प्रयत्न माझा देव, या देवाचे पूजन करिता नित्य येत असेचे. आणि त्याच शब्दावर त्याच गाण्याला म्हणजे गाण्याचं म्हणजे प्रत्यक्षात आणून प्रयत्नांची पूजा करायला सुरुवात केली आणि नंतर लक्षात आलं की प्रतिकूल परिस्थिती जरी असेल तरी कठोर परिश्रमाने अनुकूल करता येते. आणि हे लक्षात येताच निखिलेशला सामान्य प्रवाहात आणण्यासाठी आमची धडपड सुरू झाली आणि आम्ही मुंबई गाठली. त्यावेळी निखिलेश 2 वर्षाचा होता. इथे भायखळा येथील CSED सेंट्रल स्कूल फॉर द डेफ या शाळेमध्ये त्याला आम्ही श्रवण वाचा भाषा प्रशिक्षण त्याचं सुरू केलं आणि त्याच दरम्यान सतत इथे 8 वर्ष आम्ही त्याच्यासाठी ट्रेनिंग घेतलं आणि त्याच दरम्यान त्याच्यावर कॉक्लिअर इम्प्लांट सर्जरी पण केल्या गेली. आणि माझं BEdचं प्रशिक्षण, कारण आई म्हणून मी परिपूर्ण नव्हतेच त्याला शिकवण्यासाठी, कारण मला सुद्धा एक विशेष आईची गरज होती आणि विशेष शिक्षिका बनण्याची गरज होती. कारण मला भविष्यात त्याला स्वतःच्या पायावर स्वावलंबी बनवायचं होतं. म्हणून मी विचार केला की आपण सुद्धा एक विशेष शिक्षिकेचं प्रशिक्षण घ्यायला काही हरकत नाही आणि विशेष कर्णबधिर क्षेत्रामधील विशेष शिक्षिकेचं एक BEd पूर्ण केलं. आणि त्यानं 8 वर्षानंतर ज्यावेळेला आम्ही गावी परतलो, अकोल्याला परतलो, त्यावेळेला इथली परिस्थिती होती की जी मूकबधिर मुलं आणि कर्णबधिर मुलं असतात त्यांना मूकबधिरत्व या दुहेरी अपंगत्वाने ग्रासलेलं होतं आणि ती मुलं काही बोलू शकत नव्हती, आपल्या भावना व्यक्त करू शकत नव्हती, आपले विचार इतरांसमोर मांडू शकत नव्हती. आणि त्यामुळे काय व्हायचं की त्यांचे आईवडील पण तेवढेच म्हणजे त्रासलेले असायचे त्यांना, कारण त्या मुलांना व्यक्तच होता येत नाही, तर ते फक्त टेम्पर आणि टँट्रम याच्यामधूनच व्यक्त व्हायचे. आणि त्यामुळे आईवडील कंटाळलेले असतात, मुलांना सुद्धा व्यक्त होता येत नसल्यामुळे ती पण कंटाळलेली असतात. आणि मग अशा समस्या घेऊन जेव्हा पालक माझ्याकडे यायला लागले, निखिलेश श्रवणयंत्र लावून शाळेत जायला लागला आणि त्यावेळेला बघितलं तर त्याला श्रवणयंत्र लावून बोलताना बोलका मुलगा म्हणजे किंवा बोलताना बघणारा मुलगा पाहून लोकांना आश्चर्य वाटायला लागलं की हा मुलगा श्रवणयंत्र आहे तरी पण बोलतो वगैरे म्हणून. आणि तसे पालक यायला लागले, 1 आले 2 आले याच्या मागे मागे आणि संख्या वाढत गेली. त्यांना मार्गदर्शन सुरू झालं, त्यांना मार्गदर्शन करायला सुरुवात झाली. आणि मार्गदर्शनासाठी ज्यावेळेला ते यायचे त्यावेळेला ते म्हणायचे, तुम्ही इतकं छान मार्गदर्शन जर आम्हाला करत आहात तर तुम्ही आमच्या मुलाला थोडा वेळ घेऊन बसा. आणि निखिलेश ज्यावेळेला मग सामान्य शाळेत जायचा तो वेळ माझ्याकडे उरलेला असायचा, जो मला मध्ये वेळ मिळायचा त्या वेळेत मी त्या मुलांना घेऊन बसायचे. त्यावेळेला फक्त एकच विचार यायचा, कर्मण्येवाधिकार असते मा फलेषु कदाचन. नदी आपलं पाणी सर्वांना देते, झाडं
पालकांच्या आग्रहास्तव ते अकोल्यामध्ये सुरू केलं आणि ज्या वेळेला हळूहळू संख्या वाढत गेली त्यावेळेला धर्मदाय संस्थेची स्थापना करण्याची गरज पडली आणि पालकांच्या मदतीने एका संस्थेची स्थापना झाली आणि हे काम वाढत असतानाच बऱ्याच समस्या येऊ लागल्या, जसे संस्थेचे रजिस्ट्रेशन, संस्थेसाठी जागा नाही, पॅरेंट्स बिहेवियर मॉडिफिकेशन आणि त्यांच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन आणण्याचं वगैरे काम जे असतं ते पण सुरू झालं. चाइल्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन सुरू झाले, त्यांच्या आर्थिक अडचणी समजून घेणे, या सर्व अडचणींना सामोरे जात काम सुरूच होतं. दरम्यान कोरोना काळातही आम्हाला खूप अडचणी निर्माण झाल्या, जसे की मनुष्यबळ टिकवून ठेवण्याची आर्थिक म्हणजे बळाची गरज जी होती. तर त्यावेळेला माझ्या यजमानांनी अलकाताईंकडे एक अशी समस्या मांडली आणि त्या समस्येचं निराकरणही अगदी काही दिवसातच म्हणायला काही हरकत नाही, 4-5 दिवसात त्या संस्थेचं निराकरण झालं. ताईंनी अशोकजी गोयल ट्रस्ट यांच्या त्या ट्रस्टला सांगून आम्हाला ती मदत पुरवली. त्याबद्दल खरंच ताई तुमचे खूप खूप धन्यवाद आणि अशोक गोयल सरांचे पण खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी आमच्याकडे यावर्षी आता मुलांसाठी हिअरिंग एड बँड दिलेली आहे, सोलर पॅनल दिले, OAE टेस्टिंग म्हणजे ऑटो एकॉस्टिक एमिशन, म्हणजे अगदी लहान म्हणजे मूल मॅटर्निटी होममध्ये जरी असेल, 3-4 दिवसाचं मूल असेल तरी सुद्धा आपण ती टेस्ट करू शकतो आणि मुलाचं अपंगत्व जेवढ्या लवकर होईल तेवढ्या लवकर आपण ते त्याच्यावर ओव्हरकम करू शकतो. तर अशी सुविधा उपलब्ध करून दिली. त्यानंतर डॉक्टर स्पीच सॉफ्टवेअर जे आहे ते पण उपलब्ध झालेलं आहे. कर्मचाऱ्यांचे एका वर्षाचे मानधन सरांनी आम्हाला दिलं. ऑडिओमेट्री बूथ आमच्याकडे उपलब्ध करून दिला आणि यामुळे आता आम्हाला काम करणं आणखी सोपं झालेलं आहे. आणि अजूनही समाजात कर्णबधिरांविषयी ही समजूत आहे की कर्णबधिर मुलं फक्त साईन लँग्वेजनीच तेवढंच काही लिमिटेड बोलू शकतात आणि साईन लँग्वेज ही फक्त एवढ्यासाठी आहे की त्यांना त्यांच्या गरजा सांगता येतात, पण त्यांच्या भावना, त्यांचे विचार, त्यांची शैक्षणिक प्रगती जर व्हायची असेल तर ऑरल रिहॅबिलिटेशन खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे ऐकून बोलायला शिकवणे. ऐकून बोलायला शिकवणे ही प्रक्रिया सोपी जरी नसली तरी शक्य आहे हे मात्र खरं आहे. पण वयाच्या जर अगदी 1-2 महिन्यात टेस्ट होऊन आणि लवकरात लवकर मुलांचं निदान होऊन त्यांना जर लवकरात लवकर हिअरिंग एड लागले तर ही म्हणजे मुलांचं जे प्रशिक्षण आहे ते आणखी सोपं होऊन मुलांच्या लवचिकतेचं वय आपल्याला लक्षात घेऊन मूल चांगल्या प्रकारे बोलू शकतं. पण ही भावना अजून याविषयी जनजागृती करणे आता संस्थेपुढे मोठं आव्हान आहे. तर त्या आव्हानाला आता आम्ही स्वीकारलेलं आहे आणि नक्कीच यावरही संस्था काम करेल आणि मुलांना स्वावलंबी बनवणे. आमची संस्था अजूनही मुलांना सर्वांगीण विकास व्हावा याकरिता शाळा चालवते आहे. मुलांना श्रवण वाचा भाषा प्रशिक्षण सोबतच त्यांना पूर्वशालेय शिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षणापर्यंत त्यांना मदत करते आणि त्यानंतर सामान्य प्रवाहात त्यांना पाठवल्या जातं. आतापर्यंत संस्थेमधून 118 मुलं सामान्य प्रवाहामध्ये गेलेली आहे. 10वीच्या वर्गामध्ये आता पहिली बॅच जी आमची 10वीची परीक्षा घेऊन उत्तीर्ण झाली आहे त्यामध्ये 10 विद्यार्थी होते आणि 10 विद्यार्थी 75 ते 94% त्यांनी गुण प्राप्त करून परिश्रमाने यश प्राप्त करता येतं हे सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. त्यानंतर नुसतंच त्यांना आपण म्हणतो की ऐकू आलं, मशीन लावलं आणि बोललं असं नसतं. तर मशीन लावल्यानंतर आपल्या ब्रेनमध्ये 2 मेमरीचे हे असतात म्हणजे स्लॉट्स असतात. मेमरीचे 2 जागा असतात, ऑडिटरी मेमरी आणि व्हिज्युअल मेमरी. जसं आपण म्हणतो की अंध लोकांसाठी गायन हे
कर्णामध्ये मुलांसाठी चित्र काढणं किंवा चित्रकलेतून काहीतरी शिकणं, व्हिज्युअलमधून शिकणं फार कठीण नसतं. कारण त्यांना ऐकायला येत नाही, म्हणून त्यांची व्हिज्युअल मेमरी स्ट्रॉंग होते. कारण ऑडिटरी मेमरीची जागा व्हिज्युअल मेमरी ऑक्युपाय करत असते. म्हणून अंध लोकांना गाणं कठीण नाही, तसंच कर्णबधिर लोकांना व्हिज्युअल काम करणं कठीण नसतं. पण त्यांच्याकडे बुद्धी असून सगळं असून आपण जर त्यांच्यावर वेळीच इलाज केला नाही तर त्यांना फक्त बघण्यावरच संतुष्ट राहावं लागतं. ऐकण्यातून त्यांचा विकास होत नाही आणि ऐकल्याशिवाय आपली भाषा बुद्धी होत नाही, भाषा विकास होत नाही. आणि ऐकल्यानंतर आपल्याला भाषा कळल्यानंतरच आपण लेखन, वाचन आणि याच्यामधून भाषा ग्रास करू शकतो. तर यासाठी संस्था आता मुलांना शैक्षणिक त्यांचा विकास व्हावा, त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, नुसतंच फक्त व्हिज्युअल मेमरीवर डिपेंड न राहता ऑडिटरी मेमरी वाढवण्याचा आपण प्रयत्न करतो. त्यांना त्यासाठी विशेष ट्रेनिंग दिलं जातं. पहिले सुरुवातीला फक्त आवाजाची ओळख, त्यानंतर शब्दांची ओळख, त्यानंतर वाक्यांची ओळख, गोष्टींची ओळख, गाण्यांची ओळख. तर असं त्यांचा प्रवास तर 3 ते 4 वर्षाचा प्रवास असतो. त्या प्रवासातून पुढे गेले की मग आपण त्यांना सामान्य प्रवाहामध्ये इंटिग्रेट करतो. आता आपल्या संस्थेतली मुलं 48 मुलं प्रशिक्षण घेत आहेत. तर त्या मुलांना सुद्धा वाचनशुद्धीसाठी आपण संस्कृत उच्चारणाची संधी देतो. त्यासाठी आपण त्यांच्याकडून श्लोक, स्तोत्र वगैरे पठण करून घेतल्या जाते. म्हणजे इव्हन रामरक्षा सुद्धा अस्खलितपणे आमची मुलं बोलू शकतात. गणपती अथर्वशीर्ष अस्खलितपणे बोलू शकतात. गणपती स्तोत्र, शारदा स्तवन वगैरे सगळ्या कशामध्येच त्या याच्यामध्ये कमी नाही, ओरल रिहॅबिलिटेशनमध्ये कमी नाही, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. आणि आज या इथे मला सर्वांनी तुम्ही बोलवलं आहे. केशवसृष्टी टीमनी माझी दखल घेतली. जर आता पुढच्या ज्या हे आहेत आमच्या काही अडचणी आहेत, तर त्या अडचणी म्हणजे जागेची उपलब्धता अजूनही संस्थेकडे, कारण आम्ही काम करत आहे, आम्ही जागा मिळाली पाहिजे, हे मिळालं पाहिजे, म्हणजे फंड मिळालं पाहिजे, याच्याकडे अजूनही आम्ही लक्ष घातलेलंच नाही आहे. कारण मेन फोकस आहे कामावर. त्याच्यावर जर फोकस हटवला तर काय होईल की मुलांमध्ये ते ज्या उद्देशाने आपण काम सुरू केलं आहे उद्देश साध्य होणार नाही. म्हणून जागेची गरज भासत असल्यामुळे आणि आता जागा कमी पडत असल्यामुळे आम्हाला आता लिमिटेशन्स आलेले आहेत की 50 मुलांच्या वर आपण मुलांना, म्हणजे मुलांचा प्रवेशाचा ओघ जरी वाढत असला तरी प्रवेश देऊ शकत नाही. आणि पण हे सगळं ईश्वरी कृपेने चालणार आहे आणि चालत राहणार आहे यावर माझा सर्व विश्वास आहे, खूप विश्वास आहे. आणि कारण काही नसताना, काही विचार मनात नसताना जर सुरू झाला तर सगळं हे ईश्वरी कृपेने सुरू झालेलं आहे आणि तोच चालवेल याची मला खात्री आहे. आणि त्या ईश्वराच्याच रूपात केशवसृष्टी टीमनी माझ्या या कार्याला, आमच्या या कार्याला भेट दिली आणि अतिसंवेदनशीलतेने त्या कार्याची दखल घेत इथे बोलवलं आम्हाला. त्याबद्दल खूप खूप त्यांचे आम्ही आभारी आहोत. आणि हा जो माझा इथे सन्मान करण्यात आला, हा पुरस्कार देण्यात आला, हा माझा एकटीचा नसून माझे कर्णबधिर पालक, त्यांचे पालक, त्यांच्यावर कठोर परिश्रम घेणारे माझे शिक्षक, कर्मचारी वृंद आणि समाजसेवी जे प्रत्येक वेळेला हाकेला धावून येतात, अलकाताईंसारखे, केशवसृष्टी टीमसारखे, आणि माझ्या गुरु, तसेच या मुलांचे हे कार्य करत असताना मला सावलीसारखे मदत करणारे माझे कुटुंबीय, या सर्वांचा पुरस्कार आहे. आणि त्यांच्या वतीने फक्त मी हा स्वीकार केलेला आहे, एवढंच सांगायचं आहे. आणि केशवसृष्टी टीमचे खूप 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 धन्यवाद आणि कोटी कोटी प्रणाम त्यांना की त्यांनी मला संधी दिली, त्यांनी माझी निवड केली आणि इथे बोलवलं, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. बहुत ही
हर्ष की बात है और शायद आज सुचिता ताई के लिए ये गौरव का विषय है कि आज बेटा निखिलेश उनके साथ है। धन्यवाद सुचिता ताई, सच में उम्मीद का दीपक जलाया है। मुसीबतों से भागने से अच्छा है कि हम उसकी परीक्षा देते रहें। शायद इसीलिए आज आपके द्वारा किया हुआ काम वो सभी जगह पहुंच रहा है। इससे समाज को जरूर प्रेरणा मिलेगी। दूसरे हर्ष की बात है कि आज हम सबके बीच में स्वामी कंठानंद जी जो त्रैलोकेश्वर से हैं उपस्थित हैं। मैं पुष्प गुच्छ देकर स्वामी कंठानंद जी का स्वागत करूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है स्वामी जी। यहाँ सागर रेड्डी जी जो हमारे 8वें पुरस्कार विजेता थे, मैं अमिया जादव से निवेदन करूंगी कृपया उनका पुष्प गुच्छ देकर मीनाक्षी ताई उनका स्वागत अर्चना बड़े पुष्प गुच्छ देकर उनका धन्यवाद अर्चना। हम सबके बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अरुण कुमार जी आज उपस्थित हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वर्तमान में आप दिल्ली में कार्यरत हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुई सारी जो गतिविधियां थी कलम 370 उसके संदर्भ में आप स्टडी सर्कल के संचालक हैं। मैं माननीय अरुण कुमार जी से निवेदन करूंगी कि हमारा मार्गदर्शन करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य विशिष्ट आकर्षण श्रीमती सुचिता बंसोड़ जी, वास्तव में जिनको हमने पुरस्कृत नहीं किया, जिनको पुरस्कृत करके केशव सृष्टि पुरस्कृत हुई है। उनका कार्य इतना बड़ा है कि पुरस्कारों में बांधा नहीं बस। इस सारे काम में उनके साथ जो सहयोगी बने, उनके संकल्प के साथी बने, ऐसे श्री श्रीकांत बंसोड़ जी अपने इस केशव सृष्टि पुरस्कार समिति में ऐसे काम करने वाले अनाम जो किसी पुरस्कार की चाह में काम नहीं करते, उनको ढूंढकर निकालना एक आसान काम नहीं है। ऐसी केशव सृष्टि पुरस्कार समिति, उसके प्रतिनिधि के रूप में जो मंच पर विराजमान है श्रीमती रश्मि बातखलकर जी, और हमने मुंबई के प्रांत के माननीय महानगर संघ चालक इस केशव सृष्टि के काम में काफ़ी लंबे समय से जुड़े श्री सुरेश भागेरिया जी, अनेक लोग जो पहले पुरस्कृत हुए वो भी केशव सृष्टि परिवार का हिस्सा बन गए, ऐसे भी अनेक उपस्थित हैं। ऐसे सभी सम्माननीय पुरस्कृत पहले से अपने अपने क्षेत्र के अंदर साधक की भांति काम कर रहे ऐसे साधक बंधु बहनें, सौभाग्य से आज के इस कार्यक्रम में जिनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्रत्यक्ष उपस्थिति के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, ऐसे पूज्य स्वामी श्री कंठानंद जी एवं अन्य सभी उपस्थित बंधुओं और बहनों। समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। करने का विचार बहुत लोगों के मन में आता है, अवसर भी आता है, मन में भी आता है। अवसर प्राप्त भी होते हैं, कभी कभी देखकर लगता है कि होना भी चाहिए, ये होना चाहिए, ये मन में विचार आने के बाद इच्छा भी करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बार बार मन में ये विचार रहता है, शुरू किया तो क्या होगा, होगा या नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कोई और प्रारंभ करे तो साथ जुड़ जाएंगे, आसपास देखते रहते हैं और ऐसे सब लोग अवसर आते हैं, परिस्थितियां सामने आती हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, इच्छा रखते हैं।
एक दूसरी प्रकार के लोग भी रहते हैं समाज जीवन के अंदर, कुछ करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ा संशय रहता है। स्वाभाविक है, जब भी कोई काम प्रारंभ करेंगे तो काम करना और काम पूरा होना ये एक यात्रा होती है, वो आसान नहीं है। बीज से वृक्ष की एक यात्रा होती है हमेशा। मैं हमेशा कहता हूँ काम जो पूरा होता है वो बीज से वृक्ष की यात्रा होती है। उसके बीच में सर्दी, गर्मी, अनेक प्रकार की आपदाएं, संकट, कुछ अनपेक्षित कठिनाइयां आती हैं। काम प्रारंभ करते हैं लोग, कठिनाइयां आती हैं, घबरा जाते हैं और कभी कभी बीच में छोड़ देते हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं। छोड़ते समय दूसरों पर दोषारोपण भी करते हैं। हम तो अच्छा काम करना चाहते थे लेकिन साथ नहीं मिला, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कुछ ना कुछ कारण बनाकर, या ये कर पाएंगे क्या, मन में विश्वास नहीं रहता तो घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन समाज जीवन के अंदर एक तीसरे प्रकार के भी लोग होते हैं। काम प्रारंभ करते हैं, अवसर आया, उस अवसर को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और चुनौती के रूप में स्वीकार करके रास्ते में आने वाली बाधाओं को उस कार्य का हिस्सा ही मानते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने सात्विक कार्यकर्ता की जो बात कही कि काम करने वाला व्यक्ति कैसा रहना चाहिए, तो धैर्य और उत्साह इससे युक्त रहना चाहिए। धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। काम प्रारंभ करते हैं तो धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। जितनी देर काम करना है उत्साह के साथ काम करना पड़ता है। करते समय उस काम के साथ अटैचमेंट चाहिए, बाकी सबके साथ डिटैचमेंट चाहिए। किसी ने साथ दिया, नहीं दिया, कोई साथ चला, नहीं चला, किसी ने अच्छा माना, नहीं माना, मुक्त संग से ही रहना पड़ता है। मुक्त संगो नाहंवादी धृत्य उत्साह समन्विता। और फिर उसके बाद आता है सिद्ध सिद्ध निर्विकार। सफलता मिली ना मिली, किसी क्षण सफलता मिलेगी, किसी क्षण असफलता मिलेगी, सब में निर्विकार होते हुए काम करते रहते हैं। ये जो सात्विक कार्यकर्ता होते हैं अंततः वही सफल होते हैं। ये जो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय का संदेश जो मिलता है कि जगत का हित अपना मोक्ष उसी में ढूंढना, और काम करने की जो प्रेरणा है वो स्वांत सुख है, अपने आनंद के लिए काम करना है। ये काम को ही जीवन का काम मानकर उसमें आनंदित हो जाए। आज जिनको हम सब लोगों ने पुरस्कृत किया और पुरस्कृत करके हम भी उनको प्रेरणा रूप में अपने सामने देख रहे हैं। ऐसी बहन श्रीमती सुचिता जी, जीवन के अंदर एक कठिन क्षण आया, एक अनपेक्षित क्षण आया। एक था उस क्षण को देखकर घबराहट होती, उसको देखकर मन में एक हताशा, निराशा होती। कुछ भाग्य को नियति का हिस्सा मानते थे, उसी को स्वीकार करके रुक सकते थे। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने उस जो कठिन क्षण आया था, उस कठिन क्षण को जीवन में उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और वो चुनौती को अवसर में बदल दिया। वो जो चुनौती को उन्होंने अवसर में बदला, वो अवसर में बदलते समय केवल अपना विचार नहीं किया, ये मेरे को दुख है तो मेरे जैसा दुख औरों को भी होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और बाकी के दुख को भी अनुभव करना प्रारंभ किया। और उन्होंने केवल अपने बेटे का विचार नहीं, उन्होंने बाकी सब अपने जैसे लोगों को ढूंढकर उनके कष्ट को भी अपना कष्ट मानकर उसको अपने जीवन के कार्य के रूप में स्वीकार किया। और उनका वो जो कार्य था वो उनके जीवन का ध्येय बन गया। और वो जो जीवन का ध्येय था, धीरे धीरे करके वो कार्य बढ़ते बढ़ते ध्येय जीवन का कार्य सब एकाकार हो गए। और उसके रूप में आज जो एक दो बड़ी संस्थाएं जिनकी चर्चा उनके काम के रूप में वो स्वयं भी कर रही थी, हमने भी कहा ऐसे बाल विकास की, और ये दोनों संस्थाएं खड़ी हुई और हजारों हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। वास्तव के अंदर
आज के इस सारे कार्यक्रम के अंदर मुझे लगता है कि ये जो उनकी कथा है, ये तीसरे प्रकार के लोग ये जितनी बड़ी मात्रा में समाज में होंगे उतनी बड़ी मात्रा में समाज की समस्याओं का समाधान ये होता जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में उनको पुरस्कृत करके हम सब लोगों के लिए एक अवसर है, आत्मावलोकन करें, अपना विचार करें और विचार करके क्या हमारी भी कहानी ऐसी ही हो सकती है क्या, ऐसा अगर हम सोचते हैं, चिंतन प्रारंभ करते हैं, तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम की सफलता और सार्थकता दोनों है। मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में आप सबकी ओर से एक बार पुनः अभिनंदन करके इस कार्यक्रम में अपने इस विषय को आगे रखता हूं। कि भगवान ने जो रचना की है, तो हर एक के बारे में ऐसा कहते हैं कि एवरीवन इज यूनिक। कोई भी सामान्य नहीं होता, सब असामान्य नहीं होते। किसी के पास कम ज्यादा क्षमता नहीं होती। बहुत बार कहते हैं ये बहुत सामान्य व्यक्ति है, ये बहुत असामान्य है, लेकिन भगवान ने हर एक को क्षमता कितनी दी है। तो एक स्थान पर मैं पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति के पास 3 ट्रिलियन फैक्ट्स याद करने की क्षमता होती है। ये जो भगवान ने अपने को दिमाग दिया है, इस दिमाग में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। आप कुछ देखते हैं वो अंकित हो जाता है, आप कुछ सुनते हैं कुछ अंकित हो जाता है, आप कुछ पढ़ते हैं उसमें अंकित हो जाता है। जैसे बैंक में लॉकर होते हैं, ऐसे अपने दिमाग में भी लॉकर होते हैं। कितने लॉकर होते हैं? तो 3 ट्रिलियन, यानी 1 बिलियन 10 करोड़ का हो गया, यानी 30 करोड़ का हो गया, और 100 बिलियन का 1 ट्रिलियन हो गया, तो 3000 करोड़ से ज्यादा चीजें हम याद कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में 3% से ज्यादा अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता। कोई आइंस्टीन बनता है तो 5-6% करता है। तो भगवान ने क्षमता सबको देकर भेजा है। ये क्षमता देने के साथ साथ हर एक को उसने यूनिक बनाया। और यूनिक क्या है? वो यूनिकनेस क्या है, ये उसको खोजना पड़ता है। वो उसका एक वैशिष्ट्य होता है। वो वैशिष्ट्य क्या है? वो उसको अपने अंदर झांकना पड़ता है। एवरीवन हैज ए यूनिकनेस, ही हैज टू कल्टीवेट इट। उसको विकसित करना पड़ता है। एक दूसरी बात कहते हैं कि भगवान ने प्रत्येक को एक डेस्टिनी दी है, एक रोल दिया, एक भूमिका दी है, एक काम दिया उसके लिए। उसको खोजना पड़ता। ये जो अपनी यूनिकनेस है, जब हम इसको खोज लेते हैं और हमको क्या काम करने भेजा है ये हम समझ लेते हैं, और उसके अनुरूप अपने जब जीवन को रचना करते हैं, जब उसके अनुरूप अपने जीवन की आवश्यकताओं को ढालते हुए और अपने जीवन की रचना करते हैं, तब जीवन की सार्थकता। सुचिता बहन ने वो अपनी यूनिकनेस को भी खोजा, उन्होंने अपनी डेस्टिनी क्या है, अपना रोल क्या है, इसको भी पहचाना, और वो रोल को पहचान कर और उन्होंने उसके अनुरूप अपने जीवन की रचना भी की। अपनी आवश्यकताओं को सीमित किया, अपने आप को अपने कार्य के अंदर केंद्रित कर दिया, और उसके कारण से उनके जीवन की सार्थकता हुई। वास्तव में जीवन के अंदर जो भी एक भूमिका अदा करते हैं, एक सार्थकता को प्राप्त करते हैं, वो यही करते हैं। वो अपने सीमितताओं को नहीं देखते, वो अपने कष्टों को नहीं देखते, वो अपनी परिस्थिति को नहीं देखते, वो अपनी यूनिकनेस को ढूंढते हैं। उस यूनिकनेस को ढूंढते ढूंढते मेरे को क्या करने भेजा है ये सोचते हैं, और उसके अनुरूप अपने जीवन की रचना करके अपने काम में लग जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोग अगर अपना अपना आत्मावलोकन करते हुए अपनी उस यूनिकनेस को खोजकर, उस यूनिकनेस को खोजते हुए अपने काम की दिशा तय करेंगे, तो हम सब की कहानी भी ऐसी सार्थक बन सकती है। ये कार्यक्रम में भाग लेना, ये हम सब के लिए ये सार्थक हो सकता है, और ये करने के लिए जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहता है। मेरे को 2 छोटे छोटे प्रसंग ध्यान में आते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिले थे, उनके बारे में एक घटना मैंने पढ़ी थी, वो मैं भूलता नहीं हूँ। बहुत बचपन में मैंने वो घटना पढ़ी थी, इसलिए घटना ऐसी आती है, जिसने कहानी लिखी, उस कहानी में उसने अपना एक अनुभव लिखा कि वो किसी गांव के अंदर, शहर के अंदर गया, छोटा सा शहर था,
नया था, थोड़ा घूमने की देखने की इच्छा, एक मंदिर देखा, बाहर देखा, किसी ने कहा कि बाहर शहर के बाहर बहुत अच्छी नहर है, उस नहर के आसपास वातावरण बहुत अच्छा है, खोजते वहां चला। नहर के किनारे खड़े होकर उस सारे मनोरम वातावरण में, थोड़ा शाम का समय था, अच्छा भी लग रहा था, हवा भी चल रही थी और कोई था भी नहीं, वो अकेला ही था। अचानक उसने देखा कि दूर से एक युवक आया। वो युवक का चलने का जो तरीका था बहुत गति से, थोड़ा वो जब निकट आना शुरू हुआ तो उसको लगा इस युवक के चेहरे पर कुछ भाव बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। अचानक लगा उसको कि इसके मन के अंदर बहुत उधेड़-बुन चल गया, तनाव में है। ये सोचने लगा, जानता तो था नहीं, नए व्यक्ति से बात करना भी मुश्किल था। वो लिखता है उस कहानी के अंदर, उनने कहा वो उस नहर, बड़ी नहर की उसकी पुलिया के पास आकर खड़ा हुआ, कुछ देर सोचता रहा, कुछ देर बैठा, फिर खड़ा हुआ, फिर सोचता रहा, फिर अचानक जैसे कोई संकल्प करता है, वो संकल्प करते ही वो नहर की पटरी पर मुंडे पर खड़ा होकर कूदने वाला था। इसको लगे तो कूद जाएगा इसमें, उसने तुरंत उसको जाकर पकड़ लिया और पकड़ कर कहा, तुम दिखने में भले घर के दिखते हो, पढ़े लिखे भी दिखते हो, क्या है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? 31-32 साल की आयु का वो युवक था, वो सारे में से, तुम अपना जीवन क्यों खत्म कर रहे हो? तुम्हारे लिए बहुत सी अपेक्षाएं होंगी। ये कहते कहते उसने उसको झंझोड़ कर नीचे उतार लिया। वो कसमसाता रहा, उन्होंने कहा मुझे छोड़ दो, मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूं। उनने कहा मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, मैं रोकूंगा भी नहीं, आज मैं रोक लूंगा तुम्हें, कल कोई और, तुम कहीं जाकर एक करोगे, बस मुझे एक बात बता दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें रोकूंगा। उन्होंने पूछा कि तुम आत्महत्या क्यों करते हो? बहुत जन्मों के बाद, अनेक योनियों को भुगतने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। अच्छे घर में शायद तुम्हारा जन्म हुआ है, पढ़े लिखे हो, सब बातें तुम्हारे अच्छे अंदर दिख रही हैं, इसके बाद भी तुम जीवन को समाप्त क्यों करो? उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बहुत अच्छे घर में जन्मा, मैंने तो दुख देखा नहीं था, कष्ट देखा नहीं था। जीवन के अंदर सुख सुविधाओं में पला, हर प्रकार के साधन धीरे धीरे करके जीवन के अंदर मेरे को कई तरह की आदतें लगी, कई प्रकार के मुझे जीवन के अंदर भोग के और आते स्वभाव बनते चले गए। पिछले कुछ समय से मुझे लगता है कि मैं इस धरती पर बोझ की तरह, मैंने आज तक लिया ही लिया है, मैंने कुछ किया नहीं, और इसके कारण से मुझे लगता है कि ये जीवन जो है ये दिशाहीन है। अब और दिशाहीन जीवन जिया नहीं जाता। इससे अच्छा यह है कि इस जीवन को मैं समाप्त करूं। ये सुनता रहा, फिर उसने सुनते सुनते उसको कहा कि मुझे एक बात बताओ कि तुम अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें जीवन दिशाहीन लगता है। इतना कुछ होने के बाद भी तुमने कुछ किया नहीं। पर मेरा तुम्हारे से एक प्रश्न है कि क्या तुमने कुछ करने की कभी सोची थी? कुछ निश्चय किया था? जैसे उसने कहा, ये सोचता रहा बहुत देर। उन्होंने कहा जब तुमने सोचा ही नहीं था तो होना क्या था जीवन? आज तक नहीं सोचा था, आज सोचो और आज सोचकर निश्चय करो और करना प्रारंभ करो। वास्तव के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ सोचते हैं और सोचते नहीं, यानी निश्चय नहीं करते। सोचने के बाद की अगली प्रक्रिया नहीं करते, निश्चय करने के बाद उस पर आगे बढ़ते नहीं। हमारे संघ के अंदर बड़ी आयु के लोग भी जुड़ते हैं। मैं हरियाणा में प्रचारक था तो एक हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, 63 वर्ष की आयु में उनसे बने, बहुत अच्छे काम में सक्रिय हो गए। उस कालखंड में हमारे यहाँ संघ के नए नए विशेष वर्ग बड़ी आयु के लोगों के शुरू हुए थे। वो 63, 64, 65 वर्ष की आयु में ही संघ का उन्होंने प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष सब शिक्षण प्राप्त किया और वो काम में बहुत अच्छे ढंग से लगे। एक दिन कहने लगे जिंदगी भर एक ही कष्ट रहता है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा किस बात का कष्ट रहता है? उन्होंने कहा कि जिंदगी में कंघी, मैंने एक जगह पढ़ी, मुझे कंघी तब मिली जब सिर पे बाल नहीं थे। अर्थात उन्होंने कहा कि मुझे जिंदगी में उस समय रास्ता मिला जब करने की क्षमताएं बहुत सीमित थी।
यही मैं संघ के साथ आज से 30-40 साल पहले जुड़ा होता तो पूरी जिंदगी का मेरा दिशा ही बदल जाती, जिंदगी का आनंद ही बदल जाता। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं कम से कम इतना तो है जिंदगी के आखिरी समय में ये कह सकता हूं कि हाँ, मुझे जब समझ आई तब मैंने अपने रास्ते को पकड़ा। मुझे लगता है कि देश के अंदर एक बहुत बड़े लोगों की कहानी ऐसी है कि जिस कहानी में उनको ध्यान में नहीं आता, वो सोचते ही नहीं, निश्चय ही नहीं करते। एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं तब सोचते हैं जब करने की क्षमताएं बहुत सीमित। वास्तव में केशव सृष्टि का जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार की जो भाव है 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को ढूंढना, इस तरह के काम करने के लिए निश्चय करने की आदर्श आयु ये 30 वर्ष है। एक 25-30 वर्ष की आयु में अपने काम को तय करना, 5-10 साल में काम थोड़ा कैसे करना, कठिनाइयों में से रास्ता निकलकर दिखने लायक प्रारंभ होता है और उसके बाद वो काम विकसित होते होते एक 45-50 वर्ष की आयु तक आते आते वो एक अच्छा स्वरूप धारण कर लेता है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो सबके लिए एक बड़ी कहानी भी बन जाती है। इस केशव सृष्टि पुरस्कार की एक सार्थकता ऐसे सब लोगों को ढूंढना। मैंने पहले ही कहा कि ये सब लोग पुरस्कार के लिए काम नहीं करते, पुरस्कार के लिए काम करते होते तो यहां तक पहुंचते थे। लेकिन ये जो कहानी है ये इस देश के अंदर हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे और विशेषकर 25, 30, 35 साल की आयु के लोगों तक ये कहानियां पहुंचनी चाहिए। एक केशव सृष्टि पुरस्कार में पिछले 10-12 वर्षों में जितने लोग पुरस्कृत हुए और आज की सुचिता बहन की, वास्तव में ये कहानी ये इस देश के हजारों लाखों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। 140 करोड़ का देश है, चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन समाज भी 140 करोड़ का है। इनकी तरह सब लोग उस आयु में सोचकर मेरे अंदर क्या यूनिकनेस है, मुझे भगवान ने क्या करने भेजा है, उस यूनिकनेस को खोजकर अपनी डेस्टिनी को समझकर उसके अनुरूप अपने जीवन की रचना करेंगे तो अपने देश के अंदर हम जो परिवर्तन चाहते हैं बहुत शीघ्र उस परिवर्तन को देखेंगे। मुझे लगता है कि आज के इस पुरस्कार के कार्यक्रम के अंदर ये 2 संकल्प करें। एक अपना आत्मावलोकन करके अपने जीवन का चिंतन करते हुए अपने लिए क्या करना उसके लिए संकल्प करना, और ये केशव सृष्टि पुरस्कार के अंतर्गत आज जिनको पुरस्कृत किया और ऐसे सब जिनको पुरस्कार मिला उन सबकी कहानी समाज के अंदर हजारों लाखों लोगों तक पहुंचकर उनकी भी ऐसा करने की प्रेरणा देना, उसके लिए कुछ करना, ऐसी 2 बातें सोचेंगे तो आज के कार्यक्रम के अंदर भाग लेना सार्थक होगा। एक बार पुनः सुचिता बहन जी का अभिनंदन करते हुए आप सबकी ओर से मैं अपने इस वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद अनिल कुमार जी। निश्चय ही हम सब आपके सेवा और समर्पण के भाव का अनुसरण अपने जीवन में करेंगे। यह बात सही है कि ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं अपितु सेवा धर्म से ही मानवता की पहचान होती है तथा आपके द्वारा बताए हुए जीवन को किस तरह हम अपने स्वार्थक करें, ऐसा हम सब अवश्य प्रयास करेंगे। हम सबके बीच में 11वें पुरस्कार के पूर्व मानकरी कोरोना योद्धा जो 3 जन हैं वो आज उपस्थित हैं। गौरव उबाले जी, मैं हिमाताई से विनती करूंगी कि पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। हमारे 11वें पुरस्कार शीतल झामरे मैडम, सुभाष काका चौहान, अलका ताजी से मैं अनुरोध करूंगी पुष्प गुच्छ देकर। धन्यवाद अलका ताजी। 13व्या केशव सृष्टीच्या पुरस्काराच्या आजच्या कार्यक्रमाच्या समापनाकडे जाताना आभार प्रदर्शनाचे अत्यंत महत्त्वाचे असं मी समजते काम माझ्याकडे आलं आहे, त्याचा आनंद आहेच। आजचे प्रमुख पाहुणे सहसरकार्यवाह
श्री अरुण कुमारजी यांनी एवढा आपल्याला वेळ दिला आणि आमच्या कार्याला आशीर्वाद दिले, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. अरुण कुमारजींनी जसं सांगितलं, सेवा हा समाजाचा धर्म व्हावा, त्या धर्माचा अंगीकार करून हे व्रत चालविणाऱ्या सुचिताताईंना आज आपण पुरस्कार दिलेला आहे. त्याकरता अरुणजी जातीने हजर आहेत, हे आमचे सौभाग्यच आहे. या कौतुक सोहळ्यात आमचे आधीचे पण त्याचबरोबर श्रीकांतजी आणि निखिलेश हे त्यांचे कुटुंबीय हजर आहेत, त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. या कौतुक सोहळ्यात आमचे आधीचे केशवसृष्टी पुरस्काराचे मानकरी आज जातीने हजर आहेत, त्याबद्दल त्यांचं पुनश्च अभिनंदनसुद्धा. आणि त्यांनी केशवसृष्टी परिवाराचा स्वतःला एक अविभाज्य भाग समजतात ते, ह्याबद्दल आम्हाला अतिशय आनंद होतो. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या श्री सुरेश भगेरी यांचे हार्दिक आभार. आजच्या कार्यक्रमात रामरतन विद्या मंदिर या शाळेच्या विद्यार्थी व शिक्षक यांनी 2 ऑक्टोबरच्या महत्त्व जाणून त्याला शोभेल असा अत्यंत उचित आणि अतिशय गोड असा कार्यक्रम सादर केला, त्याबद्दल त्यांच्या मुख्याध्यापकांचे आणि शिक्षकांचे आम्ही मनपूर्वक धन्यवाद देतो. या सुंदर सभागृहात आजच्या कार्यक्रमाचा यशस्वीतेकडे नेताना रंगमंच व्यवस्था व ध्वनी संयोजन यांची ज्या तज्ज्ञांनी केलं त्यांचे मनपूर्वक आभार आहे. तसंच मीडिया, प्रिंट आणखी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने या कार्यक्रमाला अतिशय उत्तम पूर्वप्रसिद्धी दिली व आजसुद्धा ते आवर्जून हजर आहेत, याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. असाच लोभ आमच्यावर कायम ठेवावा ही विनंती. केशवसृष्टी ही आपली संस्था आहे आणि आपलेच कुटुंब आहे असं समजून ज्या प्रेमाने आपण सर्व येथे आम्हा सर्वांना शुभेच्छा आणि आशीर्वाद देण्यासाठी आला आहात, त्याबद्दल आपले सर्वांचे मनपूर्वक आभार. या समारंभाच्या यशस्वीतेकरिता ज्या सर्व घटकांनी योगदान दिले आहे त्या सर्वांचे आम्ही ऋणी आहोत. आपल्या सर्वांच्या ऋणातच राहण्यात आम्हाला सर्वांना आनंद आहे. धन्यवाद. पूर्व मालकरी हुसैन से आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं. कोरोना योद्धा अमेया जाधव जी से मैं निवेदन करूंगी कि पुष्पगुच्छ देकर पूर्व मालकरी. धन्यवाद सुनीता. सार्वे जी भी उपस्थित हैं. अमेया जाधव आप सब भोजन का लाभ अवश्य लें. धन्यवाद. शुभ
Thank you.